नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है समझौते का गठबंधन। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। पूजा जल्दी उठो, हम लोग ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। एक लड़की लगभग चीखते हुए दूसरी पूजा नाम की लड़की से बोली, प्लीज़ थोड़ी देर तो सोने दे यार। पूजा रजनी नाम की लड़की से बोली, अच्छा तू एक काम कर, ऑफिस से छुट्टी ले ले, वह भी हमेशा हमेशा के लिए। रजनी लगभग चिढ़ते हुए पूजा से बोली, छुट्टी तो मैं ले लूँगी, लेकिन फिर मेरा खर्चा कौन उठाएगा, क्योंकि ऐसे नौकरी छोड़कर मैं घर वापस तो जा नहीं सकती। अगर चली गई तो जाते ही मेरी माँ मेरी शादी करवा देगी और फिर तू अकेली सारा खर्चा कैसे उठाएगी, बल्कि तू तो मेरा जीना हराम करके रख देगी। फिर पूजा अपना ब्लैंकेट अपने मुंह पर डालते हुए बोली, अभी इन फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है यार पूजा, जल्दी उठ, नहीं तो सच में आज हम लेट हो जाएंगे। रजनी पूजा की हरकतों से चिढ़ते हुए बोली। कुछ देर तक रजनी पूजा को यूं ही उठाती रही और फिर खुद ही वहाँ से उठकर चली गई। रजनी नहा धोकर रेडी हो चुकी थी। फिर वह झट से किचन में गई और उसने अपना और पूजा का नाश्ता तैयार किया और साथ ही साथ वह बड़बड़ाने लगी, इस पूजा का तो रोज का ऐसा ही है, कितना भी उठा दो इसे ये उठेगी नहीं, और फिर जब लेट हो जाएगा मुझ पर ही बरस पड़ेगी कि मैंने उसे उठाया नहीं। मुझे नहीं लगता कोई भी इस लड़की को सुधार सकता है। रजनी एक बार फिर से पूजा के कमरे में गई। पूजा अब तक अपने चेहरे पर ब्लैंकेट डाले हुए सो रही थी। इस बार रजनी ने पूजा का ब्लैंकेट हटाया और उसके चेहरे पर पानी का जग उड़ेल दिया। ये क्या कर रही हो रजनी तुम, ऐसे कौन उठाता है किसी को। पूजा एक झटके से उठकर बैठते बोली, अच्छा अगर सोने वाला तुम जैसा हो तो उसे इसी तरीके से उठाया जाता है। रजनी पूजा को देखते हुए बोली, अच्छी खासी नींद खराब कर दी तुमने मेरी, मुझे तो लगता है तुम मेरी नींद की दुश्मन हो, दुश्मन कहीं की। पूजा रजनी से बोली, मैंने तुम्हारी नींद खराब की है, पहले टाइम तो देख लो जरा, फिर यह बोलना। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से हमें ऑफिस पहुंचने में लेट हो जाता है। रजनी लगभग चिढ़ते हुए बोली, जा रही हूँ यार। क्यों चिढ़ रही हो, पूजा रजनी से बोली और वह अपना टॉवल लेकर वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वह तैयार होकर बाहर हॉल में आ गई। फिर उन दोनों ने साथ में नाश्ता किया और दोनों ही स्कूटी में बैठकर ऑफिस के लिए निकल गई। एक बड़ी सी गाड़ी एक बिल्डिंग के बाहर रुकती है, तभी उस बिल्डिंग का एक गार्ड दौड़कर जाकर उस गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खुलते ही उसमें से एक आदमी बाहर उतरता है। उसके चेहरे पर एक अलग ही रौब था। उसकी हाइट लगभग 6 फुट के आसपास होगी, 27 से 28 साल के बीच की उम्र, गोरा रंग, आंखों पर काला चश्मा लगाया हुआ था, एकदम सलीके से सेट की हुई दाढ़ी, चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसके ब्लैक पैंट और ब्लेजर के साथ वाइट शर्ट और टाई पहनी हुई थी। बेहद ही प्रभावशाली पर्सनैलिटी थी उस आदमी की, या यूँ कहें कि दिखने में बहुत ही हैंडसम लग रहा था वह लड़का। ऐसा ही हर लड़की के सपनों का राजकुमार वही हो। गेट पर गार्ड्स ने उसे गुड मॉर्निंग विश किया, लेकिन वह बिना कुछ बोले, बिना उनकी ओर देखे सीधा आगे बढ़ गया। वह सीधे जाकर लिफ्ट में दाखिल हुआ और उसने 21वीं मंजिल पर जाने के लिए बटन प्रेस किया। कुछ देर बाद वह अपनी मंजिल पर पहुंच गया था और लिफ्ट से उतरकर सीधे अपने कैबिन की ओर बढ़ गया। पूरे स्टाफ ने उसे गुड मॉर्निंग विश किया, लेकिन वह बिना किसी की ओर देखे, बिना कुछ बोले सीधा वहां से अपने कैबिन में चला गया। कैबिन में जाते ही उसने किसी को फ़ोन किया और अपने कैबिन में आने को कहा। वह दूसरा आदमी कैबिन में आया और बोला, क्या बात है बॉस, क्यों बुलाया है तुमने मुझे यहाँ। मैंने जो तुम्हें काम सौंपा था प्रताप, वह कहाँ तक पहुँचा। वह प्रताप नाम के लड़के से बोला, यार जैसी लड़की तू बोल रहा है वह अब तक मुझे तो नहीं मिली। जितनी भी लड़कियाँ हैं सब तेरे पैसों के पीछे पागल हैं, ऐसी लड़कियां तुम्हारे किसी काम की नहीं होंगी। प्रताप बोला, प्रताप मुझे जल्द से जल्द कोई ऐसी लड़की चाहिए जिससे मैं शादी करके अपनी सारी प्रॉपर्टी और पैसे अपने नाम कर सकूं। रघुवेंद्र सिंह राठौर नाम है मेरा। मुझसे जो लड़की शादी करेगी उसकी तो किस्मत ही खुल जाएगी।
लेकिन मुझे ऐसी लड़की चाहिए जिसे मेरे पैसों से कोई मतलब ना हो, जिसे पैसों से ज़्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी हो। कहीं से भी ढूंढो, लेकिन एक ऐसी लड़की ढूंढ कर लाओ मेरे लिए। रघुवेंद्र प्रताप से बोला। ठीक है रघु, मैं कोशिश करता हूँ, प्रताप रघुवेंद्र से बोला और फिर वह वहाँ से चला गया। आजकल की लड़कियों को ना जाने क्या हो गया है, सभी पैसों के पीछे पागल है। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ ही नहीं है किसी के अंदर। जहाँ पैसे देके सभी वहाँ मुंह मारने लगती हैं। मुझे तो हजारों लड़कियाँ मिल सकती हैं शादी करने के लिए, लेकिन मैं ऐसी लड़कियों के साथ शादी नहीं करना चाहता जो मेरे पैसों के पीछे पागल हो। एक बार मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, फिर मैं जैसी लड़की से चाहूँगा उससे शादी कर लूँगा, लेकिन उससे पहले मुझे किसी ऐसी लड़की से शादी करनी है जिसके लिए उसका सेल्फ रिस्पेक्ट सब कुछ हो। रघुवेंद्र खुद से ही बोला। फिर वह अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया और अपने काम में लग गया। लेकिन रघुवेंद्र के दिमाग में लड़की वाली बात ही घूम रही थी। आखिर कहाँ से आएगी ऐसी लड़की। लगभग 10 मिनट बाद वह अपने कैबिन से उठकर बाहर गया। वह कुछ आगे चला ही था कि एक लड़की से टकरा गया। सॉरी सर, वो गलती से हो गया। वह लड़की रघुवेंद्र को देखकर सफाई देते हुए बोली, आप अभी पहुँच रही हैं ऑफिस? आपको नहीं पता कि ऑफिस पहुँचने का टाइम क्या है? अगली बार अगर आप लेट पहुंची तो समझो यह जॉब आपके हाथ से गई मिस, जो भी है आपका नाम। रघुवेंद्र अपनी कड़कती आवाज़ में बोला। सर पूजा मिश्रा नाम है मेरा, एंड सॉरी सर, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। पूजा रघुवेंद्र से बोली। पूजा की बात सुनकर रघुवेंद्र ने एक नज़र उसकी ओर देखा और फिर वह आगे बढ़ गया। रजनी लैपटॉप पर नजरें गड़ाए बैठी थी, तभी उसकी नज़र पूजा पर पड़ी। पूजा की सांसें नॉर्मल गति से ज़्यादा तेज चल रही थी। क्या हुआ पूजा, आज सीढ़ियों से दौड़कर आई हो क्या? लगता है लिफ्ट भी तुमसे परेशान हो गई है तुम्हारे रोज लेट आने से। और स्कूटी पार करने में इतना टाइम कब से लगने लगा? रजनी पूजा से बोली। तुम्हारे पहुंचने के 10 मिनट बाद ही पहुंच चुकी हूँ मैं भी। तुझे लग रहा है मैंने स्कूटी पार करने में देर की? पूजा बोली। वह सब तो ठीक है, तू ये बता तेरी सांस फूली हुई क्यों है? रजनी पूजा की ओर देखते बोली। क्या बताऊं यार रज्जो। पूजा रजनी को प्यार से रज्जो बुलाया करती थी। आज जब मैं लिफ्ट से उतरकर भाग कर आ रही थी तो उस खड़ूस से टकरा गई। पूजा रजनी से बोली, किस खड़ूस की बात कर रही है तू? अब कौन सा नया खड़ूस आ गया? नया खड़ूस नहीं आया है, वही पुराना हमारा बॉस। पूजा अपना मुंह बनाते बोली। तू बॉस से टकराई और बॉस ने तुझे कुछ भी नहीं बोला? ये कैसे हो सकता है? रजनी बड़ी बड़ी आंखें बनाकर पूजा को देखते बोली। बॉस कुछ ना बोले? ऐसा हो सकता है क्या? बॉस ने मुझे बोला है कि अगर कल से मैं लेट आई तो यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहाँ लेट है यार, मैं सिर्फ 10 मिनट ही तो लेट हुई हूँ। खड़ूस कहीं के। ये नहीं कि इतनी सुंदर लड़की सामने खड़ी है, इससे ज़रा प्यार से बात कर ले। बस हर वक्त कुछ ना कुछ सुनाकर चले जाते हैं। मुझे नहीं लगता इनकी लाइफ में कभी कोई लड़की आना भी पसंद करेगी। एक नंबर के खड़ूस हैं। पूजा बोली। तुझे बड़ा पता है उनकी लाइफ का कि उनकी लाइफ में कोई लड़की आना भी चाहती है नहीं? वैसे तुझे जानकर हैरानी होगी कि रघुवेंद्र सर के पीछे कितनी लड़कियां की लाइन है, कितनी लड़कियां पागल हैं उनके पीछे। हो भी क्यों ना, दिखने में इतने हैंडसम जो हैं वह। हर लड़की को ऐसा ही लड़का तो चाहिए जो दिखने में उनके सपनों के राजकुमार जैसा हो और पहले से ही वेल सेटल्ड हो। रजनी पूजा की ओर देखते बोली। लड़कियां उनके पीछे इसलिए पागल हैं क्योंकि उनके पास पैसा है, पावर है। वह लड़कियां उनके पैसों पर मरती हैं, उन पर नहीं। अगर रघुवेंद्र सर के पास पैसा पावर कुछ ना हो तो जो लड़कियां आज उनके आगे पीछे घूम रही हैं सभी उनसे दूर भागेंगी। पूजा बोली। हाँ हो सकता है लड़कियां उनके पैसों के पीछे पागल हो, लेकिन हर कोई चाहता है कि उन्हें ऐसा हस्बैंड मिले जो उसे अच्छी लाइफ दे सके। और रघुवेंद्र सर के पास तो दोनों ही क्वालिटीज़ हैं। वह हैंडसम भी है और उनके पास पैसा भी है। रजनी बोली। लेकिन मैं ऐसी लड़कियों में से नहीं हूँ। मुझे तो ऐसा जीवन साथी चाहिए जो मुझे बेहद मोहब्बत करे। पैसे कम भी हो तो चलेगा, पैसे हम साथ मिलकर कमा भी लेंगे, लेकिन वह मेरी पूरी तरह से रिस्पेक्ट करे। तू तो जानती है मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे लिए सबसे पहले आती है। हमारी एक छोटी सी दुनिया हो जिसमें हम दोनों हंसी खुशी रह सके।
मैं तो उस लड़के से ही शादी करूंगी जिससे मुझे प्यार होगा, बस इतनी सी ख्वाहिश है मेरी। यह कहते हुए पूजा जैसे अपने सपनों की दुनिया में खो गई हो। मिलेगा मैडम, ऐसा ही जीवन साथी मिलेगा आपको। तुझे देखकर तो लग रहा है जैसे तू अभी अपने सपनों की उस दुनिया में पहुंच गई हो। अच्छा, सबसे अलग है यार तू तो, तुझे कोई नहीं समझ सकता। सब लोग जिस चीज़ के लिए पागल रहते हैं ना, तू उस चीज़ से दूर भागती है। कमाल है तू भी। रजनी पूजा से बोली, तो क्या जो इस भीड़ में शामिल हो जाए वह पूजा मिश्रा नहीं। जिस और भीड़ चलती है मैं उस और नहीं चलती, बल्कि मैं सबसे अलग रास्ते पर चलने में विश्वास करती हूँ। पूजा रजनी से बोली, हाँ हाँ माते, मैं अच्छे से जानती हूँ आपको। रजनी पूजा से बोली, चल छोड़ अब इन सब बातों को, काम पर लग जा, वरना अभी वह खड़ूस देखेगा तो कहीं हमें नौकरी से ही ना निकाल दे। वैसे भी आज वो मुझ पर बहुत ही भड़क रहा था। पूजा रजनी से बोली और फिर वह अपने अपने काम में लग गई। कुछ दूरी पर रघुवेंद्र खड़ा उनकी सारी बातें सुन रहा था। फिर वह भी वहां से अपने कैबिन में चला गया और उसने प्रताप को फ़ोन करके अपने कैबिन में आने को बोला। कुछ देर बाद प्रताप उसके कैबिन में आया। उस वक्त रघुवेंद्र अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। क्या बात है रघुवेंद्र, तूने मुझे बुलाया? प्रताप रघुवेंद्र से बोला। हाँ बैठ। रघुवेंद्र चेयर की ओर इशारा करते हुए प्रताप से बोला। प्रताप वहीं चेयर पर बैठ गया और रघुवेंद्र को देखने लगा। कुछ देर सोचने के बाद रघुवेंद्र उससे बोला, मुझे ऐसी लड़की का पता लग गया है प्रताप, जिसे मेरे पैसों से मतलब नहीं होगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तू उसकी सारी डिटेल निकाल, सारी मतलब सारी डिटेल्स, उसके माँ बाप भाई बहन कौन कौन है परिवार में, सबका पता लगाओ। पहले यह तो बताओ वह लड़की कौन है? प्रताप रघुवेंद्र से बोला, हमारी ही कंपनी में काम करने वाली एक मामूली सी एम्प्लॉय है, पूजा मिश्रा नाम है उसका। वो अगर पैसों से मानती है तो पैसे देकर मनाओ, और अगर पैसों में ना माने तो कुछ भी करो, लेकिन उसे शादी के लिए मनाओ। जहाँ तक मुझे लगता है वह पैसों में राजी नहीं होगी। आगे क्या करना है तुम जानते हो। रघुवेंद्र अपनी आंखें लैपटॉप में गड़ाए हुए ही बोला। ठीक है, अगर तुझे लगता है कि तुझे उस लड़की से शादी करनी चाहिए तो तेरी शादी उस लड़की से ही होगी, प्रताप रघुवेंद्र से बोला और वहां से चला गया। कुछ देर बाद प्रताप वापस आया। उसके पास पूजा की सारी डिटेल्स थी। वह रघुवेंद्र के कैबिन में आते बोला, रघुवेंद्र सारी डिटेल्स मिल गई है उस लड़की की। उसके घर में उसके माँ बाप और एक छोटा भाई है, सभी द्वारिका में रहते हैं, और यह लड़की अपनी एक फ्रेंड के साथ यहीं एक किराए के मकान में रहती है। ठीक है, मैं तुम्हें कल तक का वक्त देता हूँ, क्योंकि परसों मेरी शादी है उस लड़की से। तुम किस तरह से उस लड़की को शादी के लिए मनाते हो यह मैं नहीं जानता, लेकिन सिर्फ कल तक का वक्त है तुम्हारे पास, याद रखना, क्योंकि मैं शादी की सारी अरेंजमेंट्स करवा रहा हूँ। परसों शादी होगी कैसे भी करके, अब तुम देख लो तुम्हें कैसे क्या करना है, रघुवेंद्र प्रताप से बोला और फिर अपने काम में लग गया। प्रताप भी रघुवेंद्र के कैबिन से बाहर निकल गया। ताज पैलेस होटल न्यू दिल्ली हॉल बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। लग रहा था कि कोई ग्रैंड वेडिंग होने वाली है। एक जगह पर मंडप बनाया गया था जिसे फूलों और अलग अलग लाइट से सजाया गया था। वहाँ चारों तरफ अलग अलग फूलों की खुशबू बिखरी हुई थी जो वातावरण को बहुत ही खुशनुमा बना रही थी। वहाँ का ज़्यादातर स्टाफ शादी की तैयारियों में लगा हुआ था। सुबह होने तक लगभग हॉल पूरी तरह से सजाया जा चुका था। अलग अलग तरह के फूल और लड़ियाँ लगाई गई थी। वहाँ की खूबसूरती देखते ही बन रही थी। अंदर आती है, उसके पीछे दो और गाड़ियाँ आती हैं। एक लड़का गाड़ी से बाहर उतरता है, तभी होटल स्टाफ के कुछ लोग उसके पास आते हैं और बोलते हैं, सर प्लीज़ आइए, आपका स्वागत है हमारे होटल में। तभी उन दोनों गाड़ियों के दरवाजे भी खुलते हैं। मैम प्लीज़ आइए ना, हमारे होटल में आपका स्वागत है, प्लीज़ आइए यहाँ। एक लड़की पूजा के सामने खड़ी होकर उससे बोली। पूजा बदले में झूठी मुस्कान अपने चेहरे पर लाती है और फिर रघुवेंद्र को देखने लगती है, पर रघुवेंद्र का ध्यान पूजा की ओर नहीं था। वह उस होटल के मैनेजर से बात करने में बिजी था। सारी अरेंजमेंट्स वैसी हुई है ना जैसे मैंने आपको बताया था।
रघुवेंद्र होटल के मैनेजर से बोला, बिल्कुल सर, हमने सारी अरेंजमेंट्स वैसे ही की हैं जैसे आपने बताया था। होटल की सारी अरेंजमेंट्स आपके कहे अनुसार ही की गई हैं। मैनेजर रघुवेंद्र से बोला। फिर एक नज़र रघुवेंद्र ने पूजा की ओर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। रघुवेंद्र मुस्कुरा दिया और आगे बढ़ गया। कैसे इंसान है यह, इन्हें शर्म तक नहीं आती। ऐसे कोई करता है क्या किसी से? पूजा रजनी की ओर देखती हुई उससे बोली, छोड़ना पूजा, होने दे जो हो रहा है, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। रजनी बोली, छोड़ूंगी ही तो नहीं मैं इन्हें, सोच कर रखा है इन्होंने, शादी को मजाक बनाकर रखा है। तुमने कभी ये सुना है रज्जो कि किसी की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई हो? कोई ऐसा है जिसने शादी के पहले कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन किया हो? लेकिन देख, मैंने किया है। 1 साल तक हम हस्बैंड वाइफ है और 1 साल बाद हमारा रिश्ता खत्म। कैसे कर सकते हैं रघुवेंद्र सर मेरे साथ ऐसा? उन्होंने कभी सोचा कि शादी को लेकर मेरे कितने सपने होंगे, मैंने कितने अरमान सजो कर रखे होंगे अपने होने वाले जीवन साथी के लिए, लेकिन उन्होंने एक ही झटके में मेरे सारे अरमानों को कुचल कर रख दिया। पैसे वाले हैं तो क्या कुछ भी कर सकते हैं, किसी के भी साथ जबरदस्ती रिश्ता बना लिया और जब मन भर गया तो वह रिश्ता तोड़ दिया। रोना चाहती हूँ रज्जो, पर रो भी नहीं सकती। यह बोलते पूजा की आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर लुढ़क गए। प्लीज़ मैम अंदर चलिए, सर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। होटल स्टाफ की एक लड़की पूजा से बोली। पूजा और रजनी उस लड़की के पीछे पीछे होटल के अंदर चले गए। वाओ, देख पूजा, कितना सुंदर डेकोरेशन है, देखकर ही लग रहा है कि ग्रैंड वेडिंग होने वाली है तेरी। रजनी के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा। ऐसी ग्रैंड वेडिंग से तो ये अच्छा होता कि एक पेपर पर साइन करवाकर शादी कर लेते, जैसे शादी तोड़ने के लिए पेपर पर साइन करवाए हैं। मेरी समझ में तो यह नहीं आ रहा कि जब शादी तोड़नी ही है तो शादी में इतना खर्चा ही क्यों करना, जब शादी 1 ही साल तक चलने वाली है। तो इतनी ग्रैंड वेडिंग करके लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं रघुवेंद्र सर? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि उनके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। वह कुछ भी कर सकते हैं, मैं कौन होती हूँ यह सब कहने वाली या फिर सोचने वाली भी? पूजा वहाँ की गई डेकोरेशन को देखते हुए बोली, छोड़ना पूजा, हो सकता है इस 1 साल में सब कुछ ठीक हो जाए। तुम लोग 1 साल के लिए नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए हस्बैंड वाइफ हो जाओ। यह भी तो हो सकता है कि तुम्हें एक दूसरे से मोहब्बत। रजनी आगे कुछ कहती, इससे पहले ही पूजा बीच में बोल पड़ी, मोहब्बत? और इनसे? इन्हें तो पता भी नहीं है कि मोहब्बत का मतलब होता क्या है। और मैं इनसे सिर्फ नफरत करती हूँ, सिर्फ नफरत, बेइंतहा नफरत। मैं चाहती हूँ कि जल्दी से मेरी यह 1 साल की सज़ा पूरी हो जाए और मैं फिर से अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीना शुरू करूँ। पूजा गुस्से में बोली। रजनी अपने मन में, यह कोई नहीं कह सकता पूजा कि कल क्या होगा, लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि शादी के बाद तुम दोनों हमेशा साथ रहो। भगवान करे कि तुम्हें एक दूसरे से मोहब्बत हो जाए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं जानती हूँ कि तुम्हारा शादी पर से भरोसा ही उठ जाएगा। तुम कभी किसी पर भरोसा ही नहीं करोगी। चलिए मैम, अभी आपको मेहंदी के लिए तैयार होना है। एक मेकअप आर्टिस्ट जिसे रघुवेंद्र ने पूजा के लिए हायर किया था, वह पूजा से बोली, आपको किसने बोला कि आप मुझे तैयार करने वाली है? मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो जाइए आप यहाँ से। पूजा गुस्से से उस मेकअप आर्टिस्ट की ओर देखते बोली, मैम मुझे सर ने आपके मेकअप के लिए हायर किया है, प्लीज़ चलिए। वह मेकअप आर्टिस्ट दोबारा आर्टिस्ट बोली, मैं खुद तैयार हो सकती हूँ, तो आप जाइए यहाँ से। पूजा फिर से बोली, मैम प्लीज़, अगर सर को पता चल गया कि मैंने आपको तैयार नहीं किया तो वह बहुत गुस्सा होंगे। वह मेकअप आर्टिस्ट पूजा से रिक्वेस्ट करते बोली, लोगों पर गुस्सा होने के अलावा उन्हें और आता ही क्या है? पूजा अपने मन में ही बड़बड़ाई। पूजा को अब रघुवेंद्र सर के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ कहा आपने मिस मिश्रा? रघुवेंद्र पूजा के पास आते बोला, नहीं कुछ नहीं। यह कहते हुए पूजा ने एक नज़र रघुवेंद्र को घूरा और फिर अपनी नज़र दूसरी ओर फेरी। तो जाइए और जाकर तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप कोई मामूली लड़की नहीं है, बल्कि आप रघुवेंद्र सिंह राठौर की वाइफ बनने जा रही हैं, तो आपको लगना चाहिए मेरी बराबरी का। रघुवेंद्र पूजा को देखते बोला। पूजा गुस्से से रघुवेंद्र की ओर देखने लगी। उसे ऐसे अपनी ओर देखता पाकर रघुवेंद्र फिर से बोल पड़ा, सुना नहीं आपने? मैंने आपको तैयार होने के लिए बोला है, और इस तरह से मत देखिए
मुझे, कहीं आपको मुझसे प्यार ना हो जाए, फिर आपकी इस नफरत का क्या होगा? इस नफरत का क्या करेंगी फिर आप? रघुवेंद्र की बात सुनकर पूजा रघुवेंद्र को घूरते हुए उस मेकअप आर्टिस्ट के साथ चली गई और साथ में रजनी भी उसके साथ वहां से चली गई। कुछ देर बाद पूजा मेहंदी के लिए तैयार होकर नीचे आने लगी। रघुवेंद्र की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, मानो वह उसे देखता ही रह गया। भला की खूबसूरत लग रही थी वह। उसने हरे रंग का लहंगा पहन रखा था। लहंगा बहुत ज़्यादा हैवी नहीं था। दुपट्टा एक साइड में डाल रखा था, बीच से सीधी मांग निकालकर बाल खुले छोड़े थे। मैचिंग ज्वेलरी पहन रखी थी जो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं थी। माथे पर मांग टीका था, एक हाथ में चूड़ियाँ और दूसरे हाथ में घड़ी थी। लहंगा ऊपर उठाए वह सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, जिससे उसके पैर दिखाई दे रहे थे। पैरों में उसने बेहद ही खूबसूरत पायल पहनी हुई थी। रघुवेंद्र तो उसे देखकर उसकी खूबसूरती में ही उलझ गया था। रघुवेंद्र भी कम सुंदर नहीं लग रहा था। उसने भी हरे रंग का सुंदर सा डिजाइनर कुर्ता पहना हुआ था। सलीके से सेट की गई उसकी दाढ़ी और उसकी वो टेढ़ी मुस्कान किसी भी लड़की को दीवाना बनाने के लिए काफ़ी थी। क्या देख रहा है भाई? कहीं अपनी होने वाली बीवी से तुझे प्यार तो नहीं हो गया? कहीं ऐसा ना हो कि तेरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली शादी तेरी रियल शादी बन जाए और यह लड़की ही तेरी जिंदगी बन जाए। प्रताप रघुवेंद्र के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। रघुवेंद्र प्रताप को गुस्से से घूर रहा था। ऐसा कभी नहीं होगा, रघुवेंद्र बोला और आगे बढ़ गया। मैं तो चाहता हूँ भाई ऐसा ही हो, प्रताप अपने मन में ही बोला और वह भी रघुवेंद्र के पीछे चला गया। पूजा नीचे आकर एक जगह पर बैठ गई थी। रजनी भी उसके साथ ही थी। कुछ देर बाद रघुवेंद्र भी आया और पूजा के बगल में बैठ गया। अब उन दोनों को मेहंदी लगाई जाने लगी। रघुवेंद्र के हाथ में पूजा का नाम लिख दिया गया था। उसने एक नज़र पूजा के हाथों में डाली और वहां से उठकर चला गया। रजनी भी पूजा के साथ ही बैठी थी। वह पूजा का चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पूजा के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं दिखाई दे रहे थे। वह भाव शून्य नजर आ रही थी। पूजा के हाथों में पूरी मेहंदी लग चुकी थी। मेहंदी वाली ने एक जगह पर सुंदर तरीके से रघुवेंद्र का नाम लिख दिया था। बहुत ही खूबसूरत मेहंदी लगी थी पूजा के हाथों में। पूजा शादी से खुश नहीं थी, लेकिन वह फिर भी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसके माता पिता को कुछ भी पता चले। पूजा बेटा, जानती है आप कि आज आप बहुत ही खूबसूरत लग रही है। फिर कुछ सोचते हुए, बहुत ही अरमान थे हमारी आपकी शादी को लेकर, लेकिन आपने इतनी जल्दबाजी में शादी का फैसला लिया। या तो आपने हमें पहले बता दिया होता कि आप रघुवेंद्र को पसंद करती हैं, तो हम अपनी तरफ से भी कुछ तैयारी कर लेते। लेकिन आपने हमें इतनी देर से बताया कि हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे। वैसे तो हम जब भी आपके सामने शादी का नाम लेते आप चिढ़ जाती थी, लेकिन अगर आपको रघुवेंद्र ही पसंद थे तो आप हमें पहले बता देती। हम कौन सा मना करने वाले थे शादी के लिए। हम तो यूं ही आपकी शादी के बारे में सोच सोच कर परेशान हुए जा रहे थे। पूजा की माँ उससे बोली। पहले आप इस बात से परेशान थी कि पूजा शादी के लिए मना कर रही थी, और अब जब खुद पूजा शादी करना चाहती है तो आप इस बात से परेशान हैं कि उन्होंने हमें पहले क्यों नहीं बताया। अब आप ज़्यादा मत सोचिए, बस खुश हो जाइए कि आपकी बेटी ने अपने लिए सही जीवन साथी चुना है। बहुत ही अच्छे स्वभाव के लग रहे हैं रघुवेंद्र बेटा जी। पूजा के पिता पूजा की माँ से बोले। सही कह रहे हैं जी आप, पूजा ने अपने लिए बहुत ही अच्छा जीवन साथी चुना है। शायद हम लोग चाहकर भी ऐसा लड़का पूजा के लिए नहीं ढूंढ सकते थे। इतने बड़े आदमी होकर भी कितने विनम्र स्वभाव के हैं। पूजा की माँ बोली। ठीक कह रही हैं माँ आप लोग कभी नहीं ढूंढ सकते थे मेरे लिए ऐसा जीवन साथी जो मुझसे 1 साल के लिए शादी करने वाला हो, वह भी मेरी मर्जी के बिना। पूजा अपने मन में ही बोली। तभी रघुवेंद्र वहां गया और बोला, मम्मी जी, पापा जी, आप लोग कुछ देर आराम कर लीजिए, उसके बाद हल्दी का प्रोग्राम होगा। फिर एक बार फंक्शन होना स्टार्ट हो जाएंगे तो देर रात तक ही चलेंगे। तब तक आप लोग बहुत थक जाएंगे, इसीलिए थोड़ी देर आराम कर लीजिए, फिर तैयार होकर नीचे आ जाइएगा। जीजू देखिए ना दीदी आज कितनी सुंदर लग रही है। पूजा का भाई मोहित उन लोगों के पास आते बोला। हाँ भाई, आपकी दीदी है इतनी खूबसूरत, आखिर आपकी दीदी है तो सुंदर होंगी ही ना।
रघुवेंद्र मोहित के सर पर हाथ फेरते बोला, ये भी सही बोला आपने जीजू, मेरी दीदी हैं तो सुंदर कैसे नहीं होंगी। मोहित भी मुस्कुराते बोला, जाइए मोहित, आप भी कुछ देर रेस्ट कर लीजिए, फिर हल्दी के फंक्शन के लिए तैयार होकर नीचे आ जाइएगा, रघुवेंद्र मोहित से बोला। रघुवेंद्र की बात सुनकर मोहित ऊपर कमरे की ओर चल दिया। साथ ही साथ पूजा के मम्मी पापा भी पूजा और रजनी के साथ ऊपर कमरे में चले गए। कुछ देर बाद हल्दी का प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका था। पार्लर वाली पूजा को हल्दी के लिए तैयार कर चुकी थी। इस बार पूजा ने येलो कलर का सुंदर सा लहंगा पहना हुआ था, हाथ में सुंदर सुंदर पीले फूलों से बने हुए कंगन, गले में भी पीले फूलों की सुंदर सी माला पहनी हुई थी, माथे पर मांग टीका वह भी पीले फूलों से ही बनाया गया था, कानों में पहने हुए झुमके भी सुंदर से पीले रंग के थे और पैरों में भी पीले फूलों से बनी हुई पायल पहनी हुई थी। रघुवेंद्र ने भी इस बार पीला कुर्ता पहना हुआ था, वह भी बहुत ही डैशिंग और हैंडसम लग रहा था। उन दोनों को हल्दी के लिए बैठाया गया और बारी बारी सबने हल्दी लगाई। पूजा को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वह जानती थी कि ये सिर्फ नाम की शादी है, मतलब खत्म तो शादी भी खत्म। लेकिन रघुवेंद्र यह सब बड़े ही मन से कर रहा था। उसे देखकर लग रहा था जैसे वह इस शादी से बहुत ही खुश हो। अगर वह इस शादी से खुश था तो फिर क्यों वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रहा था, क्यों उसने शादी से पहले ही पूजा से कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करवाए थे। अब रघुवेंद्र के मन में क्या चल रहा था यह तो वह ही समझ सकता था। पूजा रजनी के साथ सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। उसने सुंदर सा गोल्डन कलर का लहंगा पहना हुआ था। दुल्हन बनकर सजी पूजा बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वहां आए सभी लोगों की नजरें अब पूजा पर टिक गई थी। रघुवेंद्र की नज़र भी पूजा पर पड़ी। वह तो जैसे उसे देखकर जम सा गया था। पूजा को देखकर उसके मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, लग रही हो तुम मेरे टक्कर की, एकदम परफेक्ट हो तुम मिसेस पूजा रघुवेंद्र सिंह राठौर बनने के लिए। वाह भाई, मानता हो ना तू भी कि भाभी तेरे टक्कर की है। रघुवेंद्र की बात सुनकर प्रताप बोला, कुछ भी मत बोल। रघुवेंद्र प्रताप को घूरते हुए बोला, कुछ भी नहीं बोल रहा, जो तूने बोला था वही बोल रहा हूँ। प्रताप भी बोल पड़ा, बंद रख मुंह अपना। रघुवेंद्र प्रताप को घूरते बोला। रघुवेंद्र की नजरें फिर से पूजा पर ठहर गई और वह खुद के मन में ही बोल पड़ा, सच में बेहद ही खूबसूरत हो तुम। तुम्हारी खूबसूरती और उस पर ये मासूमियत दिल तो करता है तुम्हें अपनी बाहों में बालू। फिर वह अपना सर झटकते हुए, यह क्या सोचने लगा हूँ मैं तुमसे, मैं ये शादी सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी के लिए कर रहा हूँ। तभी पूजा की नज़र भी रघुवेंद्र पर बह गई। जैसे रघुवेंद्र की नज़र पूजा की नज़रों से मिली, पूजा ने अपनी नजरें फेर ली, लेकिन रघुवेंद्र को पूजा की आंखों में देखकर ऐसा लगा जैसे वह अभी थोड़ी देर पहले बहुत रोई हो। उसकी आंखें लाल नजर आ रही थी और तो पूजा कुछ कर भी नहीं सकती थी, सिर्फ रो ही सकती थी, तो वो रो ली। रघुवेंद्र को उसे इस तरह से देखकर बुरा लगा तो उसने भी पूजा पर से अपनी नजरें हटा ली और इधर उधर देखने लगा। पूजा को नीचे मंडप पर लाया गया। रघुवेंद्र भी उसके बगल में आकर खड़ा हो चुका था। पहले दोनों ने ही एक दूसरे को वरमाला पहनाई, फिर दोनों ही मंडप पर बैठ गए। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। इसी के साथ शादी की एक एक विधियां पूरी होती जा रही थी। शादी का इस तरह से मजाक बनता देखकर पूजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। पूरे रीति रिवाज के साथ शादी करके रघुवेंद्र उसे निभाने वाला नहीं था। रघुवेंद्र ने जैसे पूजा की मांग में सिंदूर भरा, उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो गई और आंसुओं की कुछ बूंदें उसके गालों पर आ गई। रघुवेंद्र उसे यह सब करते हुए देख रहा था। उसे बुरा भी लग रहा था, पर ना जाने क्यों वह आज खुश भी था। इसलिए नहीं कि उसे उसकी प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी जिस पर सिर्फ उसका हक होगा, बल्कि वह इसलिए खुश था क्योंकि आज उसकी शादी पूजा से हो रही थी। लेकिन वह यह सब समझ नहीं पा रहा था। फिर उसने पूजा को मंगलसूत्र पहनाया। अब शादी की सारी रस्में पूरी हो चुकी थी। अब वक्त था विदाई का। उसके माता पिता ने उसे ढेर सारे आशीर्वाद के साथ विदा किया और फिर वह लोग भी अपने घर के लिए निकल गए। रजनी भी अपने फ्लैट में जा चुकी थी। कुछ देर बाद रघुवेंद्र का घर। रघुवेंद्र की गाड़ी अपने घर के सामने जाकर रुकी। ड्राइवर ने गाड़ी से बाहर निकलकर झट से रघुवेंद्र की साइड वाला दरवाजा खोला। रघुवेंद्र गाड़ी से बाहर निकला और दूसरी साइड वाला दरवाजा खोलकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। पूजा ने एक नज़र उसकी ओर देखा और बिना उसका हाथ थामे
में ही गाड़ी से बाहर उतर गई। रघुवेंद्र ने पूजा की ओर देखा और अपना हाथ नीचे कर लिया। पूजा आगे बढ़ी और पीछे पीछे रघुवेंद्र भी चल दिया। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंची, वहां उसे आरती की थाली पकड़े एक औरत दिखाई दी। उस औरत ने उसे वहीं पर रुकने का इशारा किया और रघुवेंद्र को उसके बगल में खड़े होने का इशारा किया। फिर उन्होंने दोनों को टीका लगाया और उन दोनों की आरती उतारी। फिर पूजा और रघुवेंद्र को साथ में अंदर आने को बोला। वह दोनों अंदर आए और पूजा को लेकर वह औरत ऊपर कमरे में चली गई। पूजा को कमरे में छोड़कर वह औरत वहां से चली गई। पूजा उस कमरे को चारों तरफ देख रही थी। बहुत बड़ा कमरा था। वह देखने से लग रहा था यह रघुवेंद्र का कमरा है। कमरे में हर चीज अपनी जगह पर रखी गई थी। बेड के पीछे दीवार पर एक बड़ी सी तस्वीर थी जो रघुवेंद्र की थी। पूजा यह सब देख ही रही थी कि रघुवेंद्र भी कमरे में आ चुका था। पूजा ने उसकी आहट सुनी तो उसने पीछे मुड़कर देखा। रघुवेंद्र को सामने देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह बस एकटक उसे देखे जा रही थी। थक गई होंगी, सो जाइए, रघुवेंद्र पूजा को अपनी ओर देखता पाकर बोला। पूजा कुछ नहीं बोली, बस उसने उस पर से अपनी नजरें हटा ली और वहीं बैठ के कोने पर जाकर बैठ गई। रघुवेंद्र ने एक नज़र उसकी ओर देखा और वह आगे बढ़ गया। पूजा उसे अपनी ओर आता देखकर घबरा गई, पर वह उसके बहुत करीब आ चुका था कि पूजा झट से खड़ी हो गई। उसे ऐसे घबराकर खड़ा होता देखकर रघुवेंद्र मुस्कुरा दिया। पूजा से भी उसकी यह मुस्कुराहट छिपी न रह सकी। अब रघुवेंद्र पूजा के एकदम पास आकर खड़ा हो चुका था। पूजा उसकी आंखों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। उन दोनों की सांसें एक दूसरे से टकराने लगी। तभी रघुवेंद्र थोड़ा सा झुका और उसने एक तकिया उठा लिया और वहां से जाकर सोफे पर लेट गया। पूजा कुछ भी समझ नहीं पाई और वह रघुवेंद्र को देखने लगी। रघुवेंद्र को जैसे ही महसूस हुआ कि पूजा उसे देख रही है तो वह उसकी ओर देखकर बोला, सो जाइए, क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला था जैसा आप सोच रही थी। भले ही मैंने आपसे शादी आपकी मर्जी के बिना की हो, लेकिन मैं इस तरह से आपका फ़ायदा नहीं उठाने वाला, तो निश्चिंत होकर सो जाइए। आपको मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। रघुवेंद्र की बात सुनकर पूजा ने राहत की सांस ली और वह भी दूसरी तरफ करवट करके लेट गई और खुद के मन में ही सोचने लगी कि क्या है आप, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। एक तो आपने मेरी मर्जी के बिना मुझसे शादी की है और दूसरी ओर ये कह रहे हैं कि आप मेरा फ़ायदा नहीं उठाने वाले। फ़ायदा तो उठाया है आपने मेरा, मुझसे शादी करके। यह सब सोचते सोचते कब वह नींद की आगोश में चली गई, उसे खुद भी पता नहीं चला। अगले दिन सुबह जब पूजा की आँख खोली, उसकी नज़र सबसे पहले सोफे पर गई, लेकिन उसे वह रघुवेंद्र नहीं दिखाई दिया। वह भी उठी और उठकर फ्रेश होने वॉशरूम की तरफ जाने लगी। उसने जैसे वॉशरूम का दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, वह दरवाज़ा उसके खोलने से पहले ही खुल गया, क्योंकि बाथरूम में रघुवेंद्र गया था नहाने के लिए। जैसे रघुवेंद्र बाहर निकला, पूजा बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। रघुवेंद्र इस वक्त सिर्फ एक टॉवल में था। पानी की कुछ बूंदें अभी भी उसके शरीर पर थी। उसे देखकर पूजा का दिल जोरों से धड़कने लगा। आज तक पूजा ने उसे ध्यान से देखा नहीं था। पूजा उसे देखते हुए अपने मन में ही सोचने लगी, सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम है यार ये तो। हर लड़की ऐसा लड़का ही तो चाहती है। पूजा अभी अपने ख्यालों में ही खो चुकी थी। रघुवेंद्र ने एक बार खुद को देखा, फिर वो पूजा की ओर देखने लगा तो वह बोल पड़ा, क्या देख रही हो ऐसे? मैं इंसान ही हूँ, तुम्हें कोई भूत नजर आ रहा हूँ क्या मैं? रघुवेंद्र के इतना कहते पूजा इधर उधर देखने लगी जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। तुमसे पूछ रहा हूँ मैं, बोलोगी भी अब कुछ? जब पूजा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो वह फिर से बोला, कुछ नहीं। पूजा के मुंह से इतना ही निकल पाया और वह बाथरूम के अंदर घुस गए और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। इस वक्त पूजा की धड़कन बहुत ही तेज रफ्तार से चल रही थी। अभी कुछ पल पहले उसने रघुवेंद्र को अपने सामने ऐसे खड़ा देखा था। बड़ा अजीब बिहेव कर रही है ये लड़की, ऐसा लगता है जैसे इंसान नहीं भूत देख लिया उसने। रघुवेंद्र खुद से ही बोला और कपड़े निकालकर कपड़े पहनने लगा। कुछ देर बाद पूजा भी नहाकर बाहर आ गई। तब तक रघुवेंद्र कमरे से जा चुका था। पूजा ने अपने लिए एक साड़ी निकाली और तैयार होने लगी। उसने हाथों में चूड़ियाँ पहनी, मांग में सिंदूर लगाया और अपना बैग पकड़कर कमरे से बाहर निकल गई।
गई। वह जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, रघुवेंद्र की नज़र उस पर पड़ी जो इस वक्त ब्रेकफास्ट कर रहा था। वह उसे देखता ही रह गया। उसने ब्लू कलर की प्लेन साड़ी पहनी थी, एक हाथ में घड़ी और एक में चूड़ियाँ, मांग में सिंदूर। उसे इस तरह से देखकर अनायास ही रघुवेंद्र के मुंह से निकल पड़ा, परफेक्ट। पूजा ने रघुवेंद्र की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह घर से बाहर जाने लगी। तभी पीछे से रघुवेंद्र बोला, कहाँ जा रही हो? पूजा ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया तो वह फिर से बोल पड़ा, मैंने कुछ पूछा, कहाँ जा रही हो? इस बार रघुवेंद्र थोड़ी तेज आवाज में बोला, वैसे तो मैं आपको जवाब देना जरूरी नहीं समझती, लेकिन फिर भी मैं जवाब दूंगी। थोड़ा रुक कर, वहीं जहाँ रोज जाती हूँ, इस वक्त ऑफिस। ब्रेकफास्ट कर लो, फिर साथ में चलते हैं। रघुवेंद्र पूजा की ओर देखते हुए बोला, लेकिन मुझे आपके साथ नहीं आना और ना ही मुझे भूख है। पूजा पीछे मुड़े बिना ही बोली, वैसे तुम चाहो तो घर पर भी रह सकती हो, कल शादी की भाग दौड़ में थक चुकी होंगी। रघुवेंद्र पूजा से बोला, नहीं सर, अभी मुझे छुट्टी की कोई ज़रूरत नहीं है और जब मुझे छुट्टी की ज़रूरत पड़ेगी मैं खुद अप्लाई कर दूंगी छुट्टी के लिए। पूजा बोली। उसने अभी भी रघुवेंद्र की ओर नहीं देखा था। ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी, रघुवेंद्र बोला और उसने अपना ध्यान अपने ब्रेकफास्ट में लगा दिया। पूजा ने भी एक नज़र उसकी ओर देखा और बाहर निकल गई। पूजा रोड पर खड़ी ऑटो को हाथ दे रही थी, लेकिन एक भी ऑटो नहीं रुक रहा था क्योंकि ऑटो में पहले से ही लोग बैठे हुए थे। पूजा ऑटो को हाथ दे देकर थक चुकी थी और फिर वह झल्लाते हुए बोली, क्या मुसीबत है यार, लगता है आज भी ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी। मेरी तो किस्मत ही खराब है, कुछ भी कर लूं लेकिन मैं वक्त से पहुंच ही नहीं सकती। एक तो आज स्कूटी नहीं है और ऊपर से एक भी ऑटो नहीं रुक रहा। तभी उसके बगल में एक गाड़ी रुकी। इस गाड़ी में रघुवेंद्र ही था। पूजा को देखकर वह बोला, बैठो गाड़ी में। लेकिन पूजा ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसने फिर से एक ऑटो को हाथ दिया, लेकिन इस बार भी वह ऑटो नहीं रुका। तुम खुद बैठोगी या मैं तुम्हें जबरदस्ती लेकर जाऊं? रघुवेंद्र फिर से बोला, जबरदस्ती करना ही तो आता है आपको, दूसरे की मर्जी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। रघुवेंद्र की बात सुनकर पूजा बोली। फिर वह थोड़ा आगे जाकर खड़ी हो गई। रघुवेंद्र ने भी गाड़ी आगे बढ़ाई और पूजा के पास आकर रोक दी। इस बार रघुवेंद्र कुछ नहीं बोला, बस वह गाड़ी से उतरा और पूजा को अपनी बाहों में उठाकर गाड़ी में बैठा दिया। रघुवेंद्र ने ये इतने अचानक से किया कि पूजा कुछ भी समझ नहीं पाई। बस वह रघुवेंद्र को एकटक देखने लगी। रघुवेंद्र ने उसे गाड़ी में बैठाकर सीट बेल्ट लगाई और फिर अपनी जगह पर बैठकर गाड़ी ड्राइव करने लगा। पूजा अब भी उसे देख रही थी। रघुवेंद्र को इसका आभास था। उसने भी एक नज़र पूजा की ओर देखा और बोला, क्यों, मुझसे ज़्यादा हैंडसम लड़का आज तक देखा नहीं है क्या तुमने, जो इस तरह से मुझ पर नज़रें गड़ाए बैठी हो? रघुवेंद्र की बात सुनकर पूजा इधर उधर देखने लगी और बोली, हैंडसम? और आप तो एक नंबर के खड़ूस इंसान हैं। पूजा ये सब धीरे से ही बोली थी, लेकिन रघुवेंद्र ने उसकी बात सुन ली और बोला, कुछ ज़्यादा ही तारीफ नहीं हो रही है मेरी? हाँ, क्योंकि आप इसी तारीफ के लायक है। रघुवेंद्र की बात सुनकर पूजा तपाक से बोल पड़ी। पूजा की बात सुनकर रघुवेंद्र ने एक नज़र उसकी ओर देखा और फिर सामने देखकर कार ड्राइव करने लगा। पूजा ने भी अब अपनी नज़रें बाहर की ओर गड़ा ली। पूजा अपनी जगह पर बैठी काम कर रही थी। वैसे रघुवेंद्र ने उसे उसके कैबिन में बैठकर काम करने के लिए बोला था, लेकिन पूजा ने उसे यह कहकर मना कर दिया कि वह आज तक जहाँ काम करती थी आगे भी वहीं करेगी। पूजा अपने काम में बिजी थी। तभी कुछ लड़के और लड़कियाँ उसके पास आए और आपस में ही बोले, यार दिया, तुम क्यों नहीं बॉस के दोस्त पर ट्राई करती? अब बॉस को तो इस लड़की ने पटा लिया। पूजा की तरफ इशारा करते हुए, तुम उनके दोस्त को पटा लो, लॉटरी लग जाएगी तुम्हारी। एक लड़का जिसका नाम करण था, वह अपनी दोस्त दिया नाम की लड़की से बोला, यह ट्रिक तो मुझे पूजा से लेनी पड़ेगी कि बॉस को कैसे पटाया जाता है। फिर मैं सोच रही हूँ कि कहीं और जॉब ढूंढ लूँ जहाँ बॉस सिंगल हो, फिर मैं भी उसे पटाकर सेटल हो जाऊंगी। वह लड़की दिया पूजा को देखते हुए बोली, दिया, ऐसी बातें मत करो इनके सामने, कहीं ये हमारी शिकायत बॉस से ना लगा दें, फिर हम हमारी नौकरी से भी हाथ धो बैठेंगे। अब पूजा जी भी हमारी बॉस हैं, हमें इनके सामने भी सोच समझकर बातें करनी चाहिए। एक दूसरी लड़की किरण बोली। पूजा उनकी बातें सुनकर कुछ नहीं बोली, बस उसका चेहरा उतर गया था क्योंकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। उसकी शादी तो उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। फिर वह लड़के लड़कियां वहाँ से चले गए और अपनी अपनी जगह पर बैठकर काम करने लगे।
पूजा ने भी फिर अपने आप को काम में बिजी कर लिया। रघुवेंद्र भी किसी मीटिंग के लिए गया हुआ था तो उसने उन लड़के लड़कियों को पूजा के साथ बदतमीजी करते हुए नहीं देखा था, इसीलिए उसे कुछ भी नहीं पता था। कुछ देर पूजा अपने काम में बिजी रही। उसने सभी की बातों पर से अपना ध्यान हटा दिया। आज रजनी भी ऑफिस नहीं आई हुई थी। उसने किसी काम की वजह से छुट्टी ली हुई थी। अगर रजनी वहाँ होती तो वह पूजा के खिलाफ किसी को मुंह भी नहीं खोलने देती। कुछ देर बाद सभी लोग लंच करने लगे थे। पूजा ने सुबह भी कुछ नहीं खाया था, लेकिन अब भी उसका कुछ खाने का मन नहीं था। एक तो वह पहले से ही शादी को लेकर परेशान थी और ऊपर से उसके साथ काम करने वाले लोगों की बातों से उसका और भी ज़्यादा मूड खराब हो चुका था। पूजा अपनी चेयर पर सिर टिकाए बैठ गई और उसने अपनी आंखें मूंद ली। वह 3 दिन पहले ही बात के बारे में सोचने लगी। 3 दिन पहले वह जैसे ही ऑफिस से घर के लिए निकली, बीच रास्ते में किसी गाड़ी ने उसका रास्ता रोक दिया। रजनी उसके साथ नहीं थी क्योंकि वह ऑफिस से अपने किसी रिश्तेदार के घर चली गई थी। पूजा अकेली ही आज अपने घर की ओर जा रही थी। अचानक से एक गाड़ी उसके सामने आकर खड़ी हो गई, जिस वजह से वह बहुत ही ज़्यादा घबरा चुकी थी। उस गाड़ी में से एक आदमी बाहर आया और दूसरा आदमी अभी भी गाड़ी में ही बैठा हुआ था। पूजा अचानक से गाड़ी सामने आने से इतना घबरा चुकी थी कि वह एक जगह पर बुत बनकर खड़ी हो गई। मिस पूजा मिश्रा, उस आदमी ने जब उसका नाम पुकारा तब उसकी एक झटके से जैसे चेतना जागी हो, वह एकदम से यस सर बोल पड़ी। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, क्या आप कुछ देर मेरे साथ चलेंगी? हम किसी कैफ़े में बैठकर बात करते हैं। वह आदमी पूजा से बोला। वह कोई और नहीं बल्कि प्रताप था और गाड़ी में जो दूसरा आदमी बैठा था वह रघुवेंद्र था। सर, अगर आपको कुछ काम था तो आप ऑफिस में कह सकते थे मुझसे। मैं ऐसे आपके साथ कैसे किसी कैफ़े में चल सकती हूँ? पूजा साफ शब्दों में बोली। ऑफिस में बात नहीं कर सकता था, इसीलिए कैफ़े में बात करने के लिए बोल रहा हूँ। प्रताप भी साफ शब्दों में बोला। ओके सर। पूजा ने अपनी हामी भर दी। तो ठीक है, चलिए साथ में गाड़ी में चलते हैं। प्रताप पूजा से बोला। नहीं सर, थैंक यू, मेरे पास अपनी स्कूटी है, मैं उससे आ जाऊंगी। आप आगे आगे चलिए, मैं आपके पीछे आती हूँ। पूजा प्रताप से बोली और अपनी स्कूटी में बैठ गई। प्रताप भी जाकर गाड़ी में बैठ गया और उसने गाड़ी आगे बढ़ा ली। पूजा भी उनके पीछे पीछे चल दी। कुछ देर बाद रघुवेंद्र की गाड़ी एक कैफ़े के पास आकर रुकी। पूजा ने भी अपनी स्कूटी वहां रोक दी और वह स्कूटी से उतरकर उन लोगों के पास आ गई। प्रताप ने उसे चलने का इशारा किया और वह आगे चल दिया। पूजा भी उसके पीछे पीछे चल दी और रघुवेंद्र उन दोनों के पीछे। बैठिए मिस पूजा। प्रताप एक चेयर की ओर इशारा करते हुए बोला। पूजा उस चेयर पर जाकर बैठ गई और सामने प्रताप और रघुवेंद्र भी बैठ गए। कहिए सर, आपको मुझसे क्या बात करनी थी? पूजा सीधे मुद्दे पर आते हुए बोली। मिस पूजा, रघुवेंद्र आपसे शादी करना चाहता है और मैं आपसे घुमा फिरा कर बात नहीं करना चाहता, इसलिए सीधे बोल रहा हूँ। प्रताप ने भी उसकी बात का सीधा जवाब देते हुए कहा। व्हाट? पूजा बस इतना ही बोल पाई क्योंकि उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि वह प्रताप की बात का क्या जवाब दे, कैसे रिएक्ट करे। प्रताप ने यह सब इतने अचानक से बोला था कि पूजा कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि ये हो क्या रहा है। आपको समझ नहीं आया मिस पूजा? लेकिन मैंने तो आपको बिना घुमा फिराए सीधा सीधा बताया था। प्रताप पूजा से बोला। सर, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं कैसे इनसे शादी कर सकती हूँ? ये मेरे बॉस हैं और मुझे नहीं लगता कि इनकी लाइफ में लड़कियों की कोई कमी होगी, क्योंकि ये जिससे चाहे वह लड़की इनसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। पूजा रघुवेंद्र की ओर देखते हुए बोली। ठीक है, ये जिससे चाहेंगे वह इनसे शादी कर लेगी। ये आपसे शादी करना चाहते हैं तो क्या आप इनसे शादी करेंगी? प्रताप फिर से बोला। नहीं सर, मैं इनसे शादी नहीं करूंगी। यह बोलकर पूजा वहां से जाने लगी। तभी रघुवेंद्र बोल पड़ा। शादी तो मैं आपसे ही करूंगा, चाहे आप चाहें या ना चाहें। उसकी बात का पूजा ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चले गए। प्रताप और रघुवेंद्र उसे जाते हुए देखने लगे। पूजा कैफे से सीधे अपने घर चले गई। आज उसे बहुत ही बेचैनी महसूस हो रही थी। रजनी भी आज उसके साथ नहीं थी, जिससे वह अपने दिल की बात शेयर कर सकती थी। ऑफिस से आकर वह अपने बेड पर लेट गई थी और बार बार रघुवेंद्र की कही हुई बातों के बारे में सोच रही थी। रघुवेंद्र का यह कहना कि वह चाहे या ना चाहे लेकिन शादी तो वह उसी से
करेगा, यह उसे बहुत बेचैन करने लगा था। पूजा ने आज ना तो कुछ बनाया और ना ही कुछ खाया। रघुवेंद्र की कही हुई बातें उसे बहुत ही बेचैन करने लगी। उसकी बातें सोच सोचकर पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे थे। कब ऐसे ही सोचते सोचते उसकी आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब सूरज की किरणें उसकी आंखों पर पड़ी तब उसकी नींद खुली। वह नींद खुलते ही झटके से उठकर बैठ गई। उसे आज भी फैसला किया कि वह आज ऑफिस नहीं जाएगी। यह सोचकर वह उठी और किचन में चली गई। किचन में जाकर उसने अपने लिए चाय बनाई और उसे लेकर बाहर हॉल में आ गई। फिर उसने टीवी चलाया और सोफे पर बैठकर चाय पीने लगी। कुछ देर बाद उसने अपनी चाय ख़त्म कर ली थी। फिर उसने अपना फ़ोन उठाया और रजनी को फ़ोन लगा दिया। उसने रजनी को बोला कि वह आज ऑफिस नहीं आएगी क्योंकि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। पूजा के इतना कहने पर रजनी ने कहा कि वह भी घर आ जाएगी अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो। इस पर पूजा ने रजनी से कहा कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ऑफिस चली जाओ, मैं आज आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। बस थोड़ा सा सर दर्द है, इसीलिए ऑफिस नहीं आना चाहती हूँ। ऐसे ही कुछ देर रजनी से बात करके पूजा ने अपना फ़ोन रख दिया। पूजा बैठी ही थी कि तभी उसके फ़ोन पर उसकी माँ का फ़ोन आया। पूजा ने फ़ोन उठाया तो सामने से उसकी माँ घबराई हुई सी लगी। हेलो माँ, क्या बात है, आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? पूजा बोली। सामने से उसकी माँ ने कुछ कहा जिसे सुनकर पूजा भी घबरा गई। पूजा की माँ ने कहा था कि पूजा का भाई दीपेश कल से घर नहीं लौटा है। लेकिन माँ, आप मुझे इतनी देर से क्यों बता रही हैं? दीपेश कल से घर वापस नहीं आया और आप मुझे अब बता रही हैं? पूजा बोली। पूजा की माँ बोली क्योंकि वह अपने किसी दोस्त के घर रहने का बोलकर घर से गया था, लेकिन जब वह सुबह इतनी देर तक भी वापस नहीं आया तो मैंने खुद उसके दोस्त को फ़ोन किया क्योंकि आज उसका स्कूल था और वह बोल कर गया था कि वह सुबह जल्दी ही घर वापस आ जाएगा। तो उसके दोस्त ने बताया कि कल रात दीपेश उसके घर आया ही नहीं था। उसका दोस्त यह भी बोला कि उसे लगा शायद आप लोगों ने दीपेश को आने से मना कर दिया हो। उसके बाद से हमने दीपेश को फ़ोन लगाने की बहुत कोशिश की लेकिन उसका फ़ोन लग ही नहीं रहा है। माँ, परेशान मत होइए, मैं अभी पता करती हूँ, फिर आपको फ़ोन करके बताती हूँ। पूजा अपनी माँ से बोली और उसने फ़ोन रख दिया। अब पूजा उसके सारे दोस्तों को फ़ोन लगा कर पूछ रही थी कि क्या दीपेश उनके घर पर है, लेकिन दीपेश के जितने भी दोस्तों का नंबर उसके पास था उनमें से किसी के भी घर पर दीपेश नहीं गया था। अब पूजा भी अपने भाई के लिए परेशान होने लगी थी। तभी उसके फ़ोन पर एक और फ़ोन आया और पूजा घबराकर घर से बाहर किसी से मिलने चली गई। पूजा एक सुनसान जगह पर खड़ी किसी के आने का इंतजार कर रही थी। तभी एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी और एक आदमी उसमें से बाहर निकला। कहाँ है मेरा भाई और क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? प्लीज़ मेरे भाई को कुछ मत करना। पूजा उस आदमी के सामने गिड़गिड़ा कर बोली, तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। वह आदमी बोला। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि रघुवेंद्र ही था। आप अपनी जिद मनवाने के लिए इतना नीचे गिर सकते हैं, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी। पूजा रघुवेंद्र से बोली, अगर तुम पहले ही प्यार से मान लेती तो मुझे यह सब करना ही नहीं पड़ता। रघुवेंद्र बड़े ही आराम से बोला, आपने अपनी बात के बारे में सोचा भी है कि आप क्या बोल रहे हैं? शादी कोई मजाक होता है क्या? खेल खेल में किसी से भी कर ली। पूजा रघुवेंद्र की ओर देखते हुए बोली, मुझे नहीं पता शादी मजाक होता है या नहीं, मुझे इतना पता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रघुवेंद्र पूजा से बोला, आपको समझ भी आता है आप क्या बोल रहे हैं? पूजा बोली, हाँ आता है। और मुझसे शादी करने में तुम्हें क्या परेशानी है? मैं हैंडसम भी हूँ और मेरे पास पैसा भी है जो हर लड़की को शादी के लिए चाहिए, वह सब कुछ है मेरे पास। मुझसे शादी करके तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा, सारे ऐशो आराम मिलेंगे जो तुम चाहती हो। रघुवेंद्र पूजा से बोला, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। पूजा साफ शब्दों में बोली, लेकिन मैं तो चाहता हूँ ना, और तुम्हारे चाहने या ना चाहने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रघुवेंद्र बोला, लेकिन क्या करना चाहते हैं आप मुझसे शादी? आपकी कंपनी की मैं एक मामूली सी एम्प्लॉय हूँ, तो इस मेहरबानी की वजह क्या है, पूछ सकती हूँ मैं?
पूजा रघुवेंद्र से बोली, वैसे तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मेरे साथ ज़्यादा नहीं रहना होगा। मैं तुमसे शादी सिर्फ 1 साल के लिए करना चाहता हूँ। शादी से पहले तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करना होगा, जिसके मुताबिक हमारी शादी 1 साल तक चलेगी। इसका मतलब यह है कि हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करेंगे। रघुवेंद्र बिना किसी भाव के साफ शब्दों में बोला। पूजा उसकी बात सुनकर आंखें फाड़ कर उसे देखने लगी और फिर बोली, कितना आसान है ना आपके लिए यह सब कहना और करना। हाँ, बहुत आसान है। रघुवेंद्र इस बार भी बिना किस भाव के बोला। पूजा अब कुछ नहीं बोली, बस उसे देखने लगी। पूजा को चुप देखकर रघुवेंद्र फिर बोला, शादी के 1 साल तक मेरी पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर होगी और 1 साल बाद सब कुछ मेरे नाम पर हो जाएगा। इसलिए तुम्हें प्रॉपर्टी पेपर्स पर भी शादी के तुरंत बाद साइन करने होंगे। बाद में कहीं तुम्हारा मूड चेंज हो गया और तुमने मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस नहीं की तो इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। तो आप इसके लिए शादी के 1 साल तक इंतजार क्यों कर रहे हैं? आप कल शादी कीजिए और परसों अपनी प्रॉपर्टी लीजिए और उसके बाद मुझे डाइवोर्स दे दीजिए, क्योंकि आपके लिए यह सब तो बहुत आसान है। पूजा रघुवेंद्र की ओर देखते हुए बोली, नहीं, इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि दादाजी ने वसीयत बनाते समय उसमें लिखा था कि पूरी जायदाद मेरी होने वाली पत्नी के नाम पर होगी और 1 साल तक वह किसी और के नाम पर नहीं की जा सकती है। रघुवेंद्र पूजा से बोला, तो आप मुझे बलि का बकरा बनाना चाहते हैं, अपने फ़ायदे के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहते हैं। पूजा बोली, तुम्हें जो समझना है समझ लो। अपने मम्मी पापा को यहाँ बुला लो, कल हमारी शादी है। तुम्हारा भाई तुम्हें कल शादी में ही मिल जाएगा और इसके लिए तुम जितना चाहोगी मैं उतना पैसा तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। यह बोलकर रघुवेंद्र वहाँ से चला गया और पूजा वहीं जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। रघुवेंद्र अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है और पूजा वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगती है। फिर अचानक वह जोर से चीख पड़ती है और चीखते हुए बोलती है, बहुत गलत किया है आपने मिस्टर रघुवेंद्र सिंह राठौर, बहुत गलत। आप अपने आप को समझते क्या हैं? सिर्फ ऑफिस में हैं आप मेरे बॉस, घर पर नहीं। आप इतना गिर सकते हैं, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। आई हेट यू मिस्टर रघुवेंद्र सिंह राठौर, आई हेट यू। नफरत करती हूँ मैं आपसे, बेइंतहा नफरत। यह कहते हुए पूजा जोर जोर से चीख रही थी। वर्तमान में ऊपर से अपना सिर ऊपर करके इधर उधर देखने लगी। वहाँ सभी अपने कामों में लगे हुए थे और कुछ लोग पूजा की तरफ देख रहे थे। सच में बहुत नफरत है मुझे आपसे मिस्टर रघुवेंद्र सिंह राठौर। आपने मेरी ज़िंदगी में जो रायता फैलाया है उसके लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। इस सब का आपकी लाइफ में तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन मेरी लाइफ की तो आपने बैंड बजा कर रख दी है। इस नफ़रत को मैं कभी नहीं भूलूंगी और ना ही आपको भूलने दूंगी। आप जितना कर सकते थे आप कर चुके, अब मेरी बारी। यह बोलकर पूजा ने एक नज़र सभी की ओर देखा और फिर से अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद रघुवेंद्र भी मीटिंग से आ चुका था। उसने अपने कैबिन में जाते हुए एक नज़र पूजा की ओर देखा और फिर अपने कैबिन में चला गया। उसी दिन शाम के 4 बजे रघुवेंद्र अपने ऑफिस में बैठा फाइल चेक कर रहा था। वहीं दूसरी ओर पूजा अपनी सीट पर बैठी काम कर रही थी। थोड़ी देर में फिर से वही लड़के लड़कियां आ गए जो सुबह के वक्त आए थे। उनमें से एक लड़की पूजा के पास खड़ी होकर बोली, एक बात बता यार पूजा, रघुवेंद्र सर तुझे अभी भी वैसे ही ट्रीट क्यों कर रहे हैं जैसे पहले करते थे? वह मीटिंग से आए लेकिन उन्होंने तेरी तरफ ध्यान भी नहीं दिया और सीधे अपने कैबिन में चले गए। ऊपर से कल ही तुम्हारी शादी हुई थी और आज तुम दोनों ऑफिस आ गए, वो भी तो पहले की तरह ही मामूली एम्प्लॉय बनकर ही ऑफिस आई है। रघुवेंद्र सर को कहीं पता तो नहीं चल गया कि तूने सिर्फ उनके पैसों के लिए उनसे शादी की है, जिस वजह से वो तुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं? यह बोलकर वह लड़की हंसने लगी और बाकी के सारे लड़के लड़कियां भी हंसने लगे। इसीलिए आए हैं आप लोग ऑफिस कि उनके बॉस और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में गॉसिप कर सके। एक बात और, पूजा अब मेरी वाइफ है, पूजा रघुवेंद्र सिंह राठौर हैं ये, तो इनके बारे में थोड़ा सोच समझ कर बोलिएगा, क्योंकि मेरी वाइफ की इंसल्ट मेरी इंसल्ट है। अगर आप लोगों को यहाँ पर नौकरी करनी है तो मुझसे और मुझसे जुड़ी चीज़ों से दूर रहिए आप लोग। रघुवेंद्र उन सबको गुस्से से देखते हुए बोला। फिर कुछ सोच कर वह बोला, आप लोगों को मैं यहाँ काम करने के पैसे देता हूँ, गॉसिप करने के नहीं।
रघुवेंद्र की बात सुनकर वह सभी लड़के लड़के वहां से जाकर अपना अपना काम करने लगे। अब रघुवेंद्र ने एक नज़र पूजा की ओर देखा और बोला, ये लोग आपको इतनी बातें सुना रहे हैं, लेकिन आप हैं कि इन्हें कुछ नहीं बोल रही हैं। अगर आप ऐसे ही चुप रही तो इन लोगों की हिम्मत और भी बढ़ जाएगी। यह सब जो हो रहा है ना, आपकी वजह से हो रहा है। अगर आपने मुझसे इस तरह से शादी नहीं की होती तो मुझे आज यह सब कुछ सुनना नहीं पड़ता। और रही बात इन लोगों की, इन लोगों को क्या लगता है जानते हैं आप? इन लोगों को लगता है कि मैंने आपसे आपके पैसों के लिए की है ये शादी, आपके पैसों के लिए आपको फंसाया है। लेकिन इन्हें क्या पता, फंसाया मैंने आपको नहीं है बल्कि आपने मुझे फंसाया है। पूजा नफरत भरी नज़रों से रघुवेंद्र को देखते हुए बोली। पूजा की इस बात पर रघुवेंद्र कुछ नहीं बोला। कुछ देर वह ऐसे ही पूजा की ओर देखता रहा और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने कैबिन में ले गया। पूजा रघुवेंद्र से छोड़ने के लिए बोलती रही, लेकिन उसने उसकी एक भी नहीं सुनी। आज के बाद तुम यहाँ काम करोगी मेरे साथ, मेरे कैबिन में, समझी तुम? रघुवेंद्र पूजा को देखते हुए बोला, मैं नहीं करूँगी यहाँ काम, मुझे आपके एहसान की कोई जरूरत नहीं है। पूजा रघुवेंद्र की ओर मुंह फेर कर बोली। उसके चेहरे पर अब भी गुस्सा साफ नजर आ रहा था। पूछा नहीं है मैंने तुमसे, तुम्हें बताया है। अगर कल सुबह तुम मुझे मेरे कैबिन में नहीं दिखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रघुवेंद्र पूजा का हाथ पकड़ते हुए बोला, हाथ छोड़िए मेरा, मुझे दर्द हो रहा है और वैसे भी आपसे बुरा और कोई नहीं है। पूजा रघुवेंद्र की ओर देखते हुए बोली। रघुवेंद्र ने उसका हाथ छोड़ दिया और पूजा बाहर अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। कुछ देर वह यूं ही आज के बारे में सोचती रही और फिर घर जाने के लिए निकल गई। वह बाहर जाकर किसी ऑटो के आने का इंतजार कर रही थी। तभी रघुवेंद्र उसके पीछे खड़ा होकर बोला, मेरे साथ चलो, मैं भी घर ही जा रहा हूँ और हम दोनों की मंजिल एक ही है तो साथ में चलते हैं। हमारी मंजिल कभी एक नहीं हो सकती, तो प्लीज़ आप जाइए, मैं खुद आ जाऊंगी। पूजा रघुवेंद्र की ओर देखे बिना ही बोली, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, मेरी कोई भी बात तुम प्यार से क्यों नहीं मानती हो? रघुवेंद्र पूजा से बोला और उसने इस बार भी अपनी बाहों में उठा लिया। वहाँ खड़े सभी लोग उन दोनों को देख रहे थे। तभी किसी की आवाज़ पूजा के कानों में पड़ी, वाओ सो स्वीट, रघुवेंद्र सर कितने रोमांटिक है ना, देखो कैसे पूजा को अपनी बाहों में लेकर जा रहे हैं। यह सुनकर जहाँ रघुवेंद्र मुस्कुराने लगा और पूजा गुस्से से उसकी ओर देखने लगी और बोली, छोड़िए मुझे और आज के बाद मुझे इस तरह से पकड़ने की हिम्मत मत कीजिएगा। आपका कोई हक नहीं है मुझे इस तरह से हाथ लगाने का। रघुवेंद्र पूजा को गाड़ी में बिठाते हुए धीरे से उसके कान के पास जाकर बोला, हक तो मेरा पूरा है आप पर, पत्नी है आप मेरी, समझिए आप। फिर उसने मुस्कुराते पूजा की तरफ का दरवाजा बंद कर दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। रघुवेंद्र की सांसें पूजा ने अपने कानों के पास महसूस की थी, जिस वजह से वह एकदम सुन्न हो चुकी थी। एक अलग ही एहसास हुआ था उसे इस वक्त, जिसे वह बयां नहीं कर सकती थी। पूजा आज रास्ते भर गाड़ी में बैठी रघुवेंद्र को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रघुवेंद्र की करीबी से उसे हो क्या जाता है, वो क्यों थम सी जाती है जब रघुवेंद्र उसके करीब आता है। क्यों रघुवेंद्र की सांसें उसे बेचैन कर देती हैं। हम लोग घर पहुंच चुके हैं, अब गाड़ी से उतरेंगी या यूं ही घूरते रहने का इरादा है? रघुवेंद्र पूजा को अपनी ओर देखता देखकर बोला। रघुवेंद्र की बात सुनकर पूजा अपने ख्यालों से बाहर आई और झेप गई। रघुवेंद्र खुद गाड़ी से बाहर उतरा और फिर उसने पूजा की तरफ का दरवाज़ा खोला और फिर से बोला, मतलब जब तक मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा ना तो तुम गाड़ी में बैठी रहोगी और ना ही उतरोगी। वैसे इरादा क्या है तुम्हारा? यह बोलते हुए रघुवेंद्र ने दांतों से अपने निचला होंठ काट लिया। पूजा उसकी यह हरकत देखकर उसे देखती ही रह गई। ठीक नहीं लग रहे। जब पूजा ने रघुवेंद्र पर से अपनी नजरें नहीं हटाई तो रघुवेंद्र फिर से बोल पड़ा। इस बार रघुवेंद्र की बात सुनकर पूजा बुरी तरह से झेप चुकी थी और वह झट से गाड़ी से उतरी और अंदर भाग गई। अब इसे क्या हो गया? रघुवेंद्र खुद से ही बोला और फिर अपना सर झटक कर वह भी वहां से अंदर चला गया। रघुवेंद्र जब अंदर पहुंचा, पूजा सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी, लेकिन शायद वह ढंग से चल नहीं पा रही थी। उसके पांव लड़खड़ाने लगे थे। वह जैसे सीढ़ी से गिरने को हुई, रघुवेंद्र भागकर उसके पास पहुंच गया, क्योंकि उसने पहले ही ध्यान दे दिया था कि पूजा के पांव लड़खड़ाने लगे हैं, और रघुवेंद्र ने उसे थाम लिया। पूजा इस वक्त बेहोशी की हालत में थी। रघुवेंद्र उसे अपनी गोद में उठाकर कमरे में ले गया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया।
फिर उसने डॉक्टर को फ़ोन लगाया और उन्हें जल्दी आने को बोला। कुछ देर बाद डॉक्टर भी रघुवेंद्र के घर पर आ चुका था। उसने पूजा को चेक किया और बताया कि कमजोरी की वजह से यह बेहोश हो गई थी, और डॉक्टर ने यह भी बताया कि शायद इन्होंने कुछ दिनों से ढंग से खाना नहीं खाया है, जिस वजह से इन्हें कमजोरी हो गई और यह बेहोश हो गई। डॉक्टर ने पूजा को एक इंजेक्शन दिया और कुछ दवाइयाँ लिख दी और पूजा के खाने पीने का ध्यान रखने की हिदायत दी, और फिर डॉक्टर वहाँ से चला गया। रघुवेंद्र ने पूजा की दवाइयाँ मंगवाई और वह वहीं पूजा के पास बैठ गया। कुछ घंटों बाद पूजा को होश आया और वह इधर उधर देखने लगी। अपने सामने रघुवेंद्र को बैठा देखकर पूजा घबरा गई और उठने को हुई। रघुवेंद्र ने पूजा की उठने में मदद की और उसे एक तकिए के सहारे बैठा दिया और बोला, आपको खाना नहीं मिला था क्या? रघुवेंद्र की बात सुनकर पूजा ने यही रिएक्शन दिया। मैंने पूछा, आपको खाना नहीं मिला था? अगर मिला था तो आपने खाना क्यों नहीं खाया? आपने कल शाम भी कुछ नहीं खाया था, ना ही आप सुबह कुछ खा कर गई थी ऑफिस। जहाँ तक मुझे लग रहा है आपने दिन में भी कुछ नहीं खाया होगा। रघुवेंद्र पूजा की ओर देखते बोला, हाँ, क्योंकि मुझे भूख नहीं थी। मेरी सारी भूख प्यास तो आपने छीन ली। पूजा रघुवेंद्र की ओर नाराजगी भरी नजरों से देखते बोली, लगता है आपको हमसे प्यार हो गया है पूजा जी, तभी तो हमने आपकी भूख प्यास छीन ली। वैसे भी जब हम किसी के प्यार में होते हैं ना पूजा जी, तभी वह इंसान हमारी भूख प्यास छीन सकता है। रघुवेंद्र मस्ती भरे लहजे से बोला, यह सिर्फ तब नहीं होता जब हम किसी के प्यार में होते हैं, बल्कि यह तब भी होता है जब हम किसी से बेइंतहा नफरत करते हैं। जब हम किसी से नफरत करते हो ना और वह हमसे जीत जाए, तब भी हमारी भूख प्यास गायब हो जाती है। पूजा बेहद ही रूखे शब्दों में बोली। रघुवेंद्र पूजा की बात सुनकर मुस्कुरा दिया और उसे वहीं बैठे रहने का बोलकर कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद वह कमरे में वापस आया। अभी उसके हाथ में खाने की थाली थी। रघुवेंद्र पूजा के पास बैठते बोला, चलिए खाना खा लीजिए, अभी आपको बहुत ज़रूरत है इसकी। मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। पूजा मुंह फेरते हुए बोली। रघुवेंद्र मुस्कुराया और बोला, मुझे तो लगता है आपको यही पसंद है कि मैं आपके साथ हर बार ज़बरदस्ती करूं। यह बोलकर उसने एक निवाला पूजा की ओर बढ़ाया। पूजा ने फिर से अपना मुंह फेर लिया। अब रघुवेंद्र चेयर पर से उठकर बेड पर बैठ गया। उसका चेहरा पूजा के चेहरे के सामने था। वह पूजा को देखकर मुस्कुराते बोला, खा लीजिए ना जान, क्यों हमें इतना तड़पाती हैं आप? देखिए, अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो हम भी खाना नहीं खाएंगे। रघुवेंद्र के इतना बोलना था कि पूजा का मुँह खुला का खुला रह गया। वह अपना मुंह खोलकर रघुवेंद्र को देखने लगी। रघुवेंद्र को तो यही चाहिए था। पूजा ने जैसे ही अपना मुंह खोला, रघुवेंद्र ने झट से एक निवाला उसके मुंह में डाल दिया। आप अपना मुंह बंद कर लीजिए और खाना खा लीजिए, या यूं ही मुंह खोलकर मुझे देखते रहने का इरादा है? रघुवेंद्र मुस्कुराते हुए पूजा की आंखों में आंखें डालकर बोला। रघुवेंद्र की बात सुनकर पूजा जल्दी जल्दी रोटी चबाने लगी। अब उसने रघुवेंद्र को खिलाने से मना नहीं किया। रघुवेंद्र उसे बड़े ही प्यार से खाना खिला रहा था और वह चुपचाप छोटे बच्चे की तरह उसके हाथों से खाना खा रही थी। रघुवेंद्र ने उसे खाना खिलाया, फिर उसे दवा दी और उसे सुलाकर जाने लगा। फिर वह कुछ सोचकर पीछे मुड़ा और बोला, कल तुम घर पर ही रेस्ट करोगी, ऑफिस नहीं जाओगी तुम कल, और यह बात मैं बार बार नहीं कहूँगा तुमसे। रघुवेंद्र की बात सुनकर पूजा ने भी हामी में अपना सिर हिला दिया। पूजा की ओर देखकर रघुवेंद्र मुस्कुराया और फिर वहाँ से चला गया। अगले दिन रघुवेंद्र ऑफिस गया और उसने पूजा को घर पर ही आराम करने के लिए बोल दिया था। पूजा ने भी चुपचाप उसकी बात मान ली। 2 दिन पूजा घर पर ही रही और तीसरे दिन ऑफिस के लिए तैयार हो गई। तैयार होकर जैसे ही पूजा ऑफिस जाने के लिए निकल रही थी, रघुवेंद्र ने, जो इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठा था, पूजा की ओर देखा। रघुवेंद्र को देखकर पूजा चुपचाप जाकर नाश्ता करने बैठ गई। उसने बड़ी ही शांति से अपना नाश्ता खत्म किया और फिर अपना बैग लेकर बाहर निकल गई। रघुवेंद्र भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गया। पूजा आज भी ऑटो रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज फिर से एक भी ऑटो नहीं रुका। रघुवेंद्र भी उससे यह करते बड़ी ही शांति से देख रहा था।
पूजा ऑटो को हाथ दिए जा रही थी और रघुवेंद्र उसे देखे जा रहा था। कुछ देर रघुवेंद्र शांति से उसे देखता रहा और फिर उसने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला, पूजा के पास गया। इस बार वह पूजा से कुछ भी नहीं बोला, बस उसने सीधे पूजा को अपनी बाहों में उठाया और उसे गाड़ी में रख दिया। फिर वह धीरे से पूजा के कान के पास जाकर बोला, लगता है आपको अच्छा लगने लगा है मेरी बाहों में आना, इसीलिए तो आप इतने नखरे करती हैं। इस वक्त पूजा उसकी सांसें अपने कानों पर महसूस कर पा रही थी। उसकी आंखें इस वक्त खुद ही बंद हो गई थी। रघुवेंद्र जब उससे थोड़ा दूर हटा तब उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और एक गहरी सांस ली। रघुवेंद्र उसकी इस हरकत को देख रहा था और समझ भी रहा था। वह उसे ऐसे देखकर मुस्कुराने लगा। फिर रघुवेंद्र अपनी जगह पर जाकर बैठ गया और गाड़ी ड्राइव करने लगा। कुछ देर वह खामोश रहा, फिर कुछ सोचकर बोला, आज मैं नहीं चाहता कि आप बाहर बैठकर काम करें। मैं चाहता हूँ आप आज मेरे कैबिन में मेरे साथ काम करें, वरना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको अपनी बाहों में उठाने में। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, वहाँ सब लोग होंगे। रघुवेंद्र की बात सुनकर पूजा उसकी ओर देख कर बोली। पूजा इस तरह से चौंक कर बोली मानो अभी रघुवेंद्र उसे अपनी बाहों में उठाने ही वाला हो। वैसे मैं ये कर सकता हूँ, वैसे भी आप मेरी वाइफ हैं, तो किसी को क्या प्रॉब्लम होगी मेरे आपको बाहों में उठाने से। और हाँ, अभी आराम से बैठ जाइए, क्योंकि अभी नहीं उठाने वाला मैं आपको अपनी बाहों में। इतनी देर से ऑफिस तक मैं आपको अपनी गोद में उठाकर नहीं लेकर जा सकता। वैसे भी आप बहुत भारी हैं। आपको उठाते उठाते कहीं मेरी कमर ही ना टूट जाए। रघुवेंद्र अपने दांतों से अपने निचले होंठ काटते पूजा से बोला। रघुवेंद्र की इस बात पर पूजा उसे बस हैरानी से देखने लगी। वह कुछ भी नहीं बोली। जब पूजा की तरफ से उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो वह फिर से बोला, अब तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो और तुम हर वक्त मुझे ऐसे क्यों घूरती रहती हो। ऐसा न देखा कीजिए हमें जान, कहीं आपको हमसे प्यार ना हो जाए। अगर आपको हमसे प्यार हो गया, अरे तो इस नफरत का क्या करेंगी आप। पूजा उसकी बात से चिढ़ गई और बोली, पहले तो आप मुझसे जान कहना बंद कीजिए, क्योंकि मैं आपकी कुछ भी नहीं लगती। और दूसरी बात, मेरी यह नफरत आपके लिए हमेशा ऐसी बरकरार रहेगी। अपनी इस नफरत को मैं कभी नहीं भुलाऊंगी, मैं कभी अपनी नफरत को कम नहीं होने दूंगी। देखते हैं। यह बोलकर रघुवेंद्र मुस्कुरा दिया। पूजा ने भी उसकी ओर से मुंह फेर लिया। कुछ देर बाद वह लोग ऑफिस पहुंच चुके थे। आज पूजा सीधे जाकर रघुवेंद्र के कैबिन में ही चली गई। अंदर जाकर उसने देखा उसके लिए भी एक जगह पर चेयर और टेबल रखी हुई थी। टेबल के ऊपर एक लैपटॉप भी रखा हुआ था। पूजा के पीछे पीछे रघुवेंद्र भी अंदर आ गया और वह उस टेबल की ओर इशारा करते बोला, आज के बाद तुम यहीं बैठकर काम करोगी और यह नया लैपटॉप भी तुम्हारा है, इसी से काम करोगी तुम आज के बाद। उसकी बात सुनकर पूजा चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गई और लैपटॉप खोलकर देखने लगी। रघुवेंद्र ने भी एक नज़र पूजा की ओर देखा और फिर अपने काम में लग गया। अब रघुवेंद्र पूजा को सताने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। पूजा जब उसकी कोई बात नहीं मानती तो वह या तो उसे जान बोल देता या फिर अपनी बाहों में उठा लेता, जिस वजह से पूजा उसको उसकी बातें माननी पड़ती। शायद रघुवेंद्र को भी अब पूजा के साथ रहना अच्छा लगने लगा था। उसे उसकी आदत पड़ने लगी थी, जिस वजह से वह हर वक्त पूजा को अपने आसपास रहने को ही कहता था। अगर पूजा उसकी बात नहीं मानती तो वह उसे जबरदस्ती उठा लाता। कुछ दिनों बाद रघुवेंद्र का घर। प्रताप और रघुवेंद्र हॉल में बैठे कुछ बातें कर रहे थे। तभी उनके घर में काम करने वाली एक औरत, जिसकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास होगी, वह उन लोगों के लिए कॉफ़ी लेकर आती है और बोलती है, रघुवेंद्र बेटा लीजिए आप लोगों की कॉफ़ी। जी काकी, आप यहीं रख दीजिए कॉफ़ी। और काकी, प्रताप भी लंच हमारे साथ ही करेगा। रघुवेंद्र उस औरत से बोला, ठीक है बेटा, हम लंच तैयार करवाते हैं, आप लोग बातें कीजिए। वह औरत रघुवेंद्र से बोली और वहाँ से चली गई। रघुवेंद्र की बात सुनकर पूजा उस औरत से बोली, प्रेमा काकी, आज का खाना मैं बनाऊंगी, आप सारी तैयारी करवा दीजिए, मैं अभी आती हूँ। और अपने कमरे में चली गई। क्या बात है यार, आज भाभी खुद खाना बनाएंगी, लगता है तुझे माफ़ कर चुकी है वह। प्रताप रघुवेंद्र से बोला, कोई माफ़ वाफ नहीं किया है उन्होंने मुझे, लगता है आज कुछ और ही इरादा है, कहीं मुझे जहर तो नहीं देने वाली खाने के साथ। रघुवेंद्र मुस्कुराते हुए बोला,
कुछ भी बोलता है तू। भला भाभी तुझे जहर क्यों देने लगी? प्रताप रघुवेंद्र से बोला। अब मैंने काम ही ऐसा किया है, ये करना तो बनता है उनका भी। रघुवेंद्र मुस्कुराते हुए बोला, लगता है मेरा भाई प्यार करने लगा है भाभी से। प्रताप रघुवेंद्र को मुस्कुराता हुआ देख कर बोला, प्यार तो नहीं, लेकिन अच्छा लगने लगा है मुझे उनके साथ रहना। लगता है आदत सी पड़ने लगी है उनकी, रघुवेंद्र बोला। प्रताप रघुवेंद्र की बात सुनकर मुस्कुरा दिया। वहीं दूसरी ओर पूजा किचन में चली गई और खाना बनाने लगी और मन ही मन बोली, मेरे हाथों का खाना खाकर मज़ा आ जाएगा आपको। मैं स्पेशली आपके लिए अपने हाथों से खाना बनाऊंगी, जिसे खाकर आपको मज़ा ही आ जाएगा। और आज के बाद आप कभी भी किसी के साथ ऐसा करने से पहले 100 बार सोचेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी को आगे देखने के लिए देखिए इस कहानी का भाग 2, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। आखिर पूजा क्या करेगी रघुवेंद्र के साथ, जिससे रघुवेंद्र को होगा अपनी गलती का एहसास। देखने के लिए देखिए इस कहानी के भाग 2 में। इसी तरह की अन्य कहानियाँ देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह की प्यार भरी कहानियाँ लाते रहते हैं। मिलते हैं एक और नई प्यार भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।